हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूनिट 4 हमारा चल रहा था और जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स पिछले वीडियो में कवर किया और आज हम करेंगे ये न्यू टॉपिक विच इज़ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ठीक है। और अभी आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो जाए। ठीक है। वैसे तो इसमें भी काफी टॉपिक्स है अभी, और अगर नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में तो डेफिनेटली यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, चलिए। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस क्या है ये? इन फाइनेंशियल टर्म, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्चुअल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है। जैसे होता है ना, हम रिस्क लेकर हम जैसे बिजनेस वगैरह करते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है ना कि जितना लगाए रिटर्न में हमें उतना मिलेगा या नहीं, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो रिस्क लेके ही करते हैं। तो ऑलमोस्ट वही हुआ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस करते हैं कि हम इतना लगा रहे हैं तो हमें इन रिटर्न कितना आएगा। ठीक है, और वो हमें प्रॉफिट देगा या फिर लॉस होगा, है ना। फाइनेंशियल रिस्क इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं वो किस किस कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं ना, उनको भी कैटेगराइज किया गया है। देखिए, बेसिक रिस्क, कैपिटल रिस्क, कंट्री रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, डिलीवरी रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशंस रिस्क, पेमेंट सिस्टम रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और रिफाइनेंसिंग रिस्क। ठीक है, रीफाइनेंसिंग रिस्क, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फाइनेंशियल रिस्क का कैटेगरीज हो गए। ठीक है, अब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, अब रिस्क हाई होगा तो रिटर्न भी हाई ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। हाई हाई रिटर्न चाहिए तो रिस्क भी हाई लेना होगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल मार्केट्स। ओके, ये दो टाइप के इधर हो गए, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क में आपका आ जाएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क, है ना। अनसिस्टमैटिक में हो जाएगा आपका फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल होता है और ये काउंटेबल, सॉरी, ये कंट्रोलेबल होता है और ये कंट्रोलेबल होता है। ठीक है, फिर अब देखिए सिस्टमैटिक रिस्क देखेंगे। सिस्टमैटिक रिस्क इज रिस्क विद इन द एंटायर सिस्टम। This is the kind of risk that applies to an entire market or market segment. All investments are affected by this risk. ठीक है, for example, risk of a government collapse, risk of war or inflation, or risk such as that of the 2008 crisis. ठीक है, तो इस टाइप के रिस्क हो गए हमारे सिस्टमैटिक रिस्क। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्सिफिएबल रिस्क और मार्केट रिस्क। ठीक है, इसे इन दोनों नाम से भी जाना जाता है। अब है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज रेसिजुअल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क और डिवर्सिफिएबल रिस्क। इट इज यूनिक टू अ company or a particular industry. For example, strikes, lawsuits, and such events that are specific to a company and can to an extent be diversified away by other investments in your portfolio are unsystematic risk. ठीक है, ये सब क्या हो गए, अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अब है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। अब दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, तो देखिए, द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न एक्सपेक्टेड। ठीक है, जितना रिटर्न, अगर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस में तो रिस्क भी हमें ग्रेटर लेना होगा, है ना। तो देखिए इस टाइप का ये आप देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, यहाँ रिस्क है, ये रिटर्न है ना। जितना ग्रेटर रिस्क ले रहे उतना ग्रेटर रिटर्न भी हमें आएगा, है ना। लो रिस्क लो रिटर्न, रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो होगा। जितना ग्रेटर रिस्क ले रहे उतना ग्रेटर आपका रिटर्न भी आएगा ना, पोटेंशियल रिटर्न। ठीक है, जैसे अगर हम एफडी कराते हैं तो रिस्क तो नहीं होता इसमें, पर रिटर्न भी तो नहीं होता, है ना। एफडी में ना रिस्क होता ना रिटर्न होता। एंड इफ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिस्क तो बहुत ज्यादा होती है पर रिटर्न भी तो डबल होने का चांसेस बहुत होता है ना। तो आप समझ सकते हो, तो जितना रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। ओके,
फिर है सीक्वेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इन विथ लो रिस्क एंड इन विच हैव हाई रिस्क अरेंज्ड एज फॉलोज। ठीक है, देखिए सीक्वेंसेस में फॉलो ये किए गए हैं, इसको देख सकते हो आप ये डायग्राम। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न हो गया यहाँ, रिस्क प्रीमियम, और ये सारा सीक्वेंस में किया गया, इन्हें देख लीजिए। गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट स्टॉक्स जो है उसमें कोई रिस्क नहीं होता है ना, वो रिस्क फ्री होता है। फिर मॉर्गेज लोन है ना, उसमें तो लो रिस्क होता है। फिर डिवेंचर विथ ये फ्लोटिंग चार्ज, इसमें भी थोड़ा सा और रिस्क होता है। फिर अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा और रिस्क होता है। सबऑर्डिनेट लोन स्टॉक में होता है। फिर ऐसे करके रिस्क जो है बढ़ता जाता है ये सारी चीजों में। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में रखा गया है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, ऑर्डिनरी शेयर्स में और मार्केट लाइन, ये सारे रिस्क उनके जैसे जैसे इनका रिस्क है उस टाइप से इनको सीक्वेंस पे रखा गया है। ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक्स में कोई भी रिस्क नहीं होता है ना, ये रिस्क फ्री होता है। फिर आपका हो गया एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। अब देखिए एसेट्स, इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस, है ना, जो भी रिसोर्सेज होते हैं बिजनेस में हम ओन करते हैं, वही तो हमारा एसेट्स है ना, जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस को या कुछ अर्न कर रहे हैं ना। फिर देखिए सिक्योरिटाइजेशन क्या हो गया, एसेट तो आप समझ में आ रहा है आपको, है ना। सिक्योरिटाइजेशन क्या है, तो इट इज द प्रोसेस conversion of receivables and cash flow generated from a collection or pool of financial assets like mortgage loans, auto loans, credit card receivable, etc. into the marketable securities. ठीक है, फिर आपका वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑरिजिनेट लोन्स इंक्लूडिंग बैंक्स, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स, auto finance companies and consumer finance companies turn their loans into marketable securities with the help of SPV. SPV क्या है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, एग्जांपल्स में हो गया आपका राम wants to buy a house and he approached the loan ऑर्गेनाइटर मीन्स JKM बैंक। ठीक है, तो अगर उसको लोन चाहिए तो वो बैंक में अप्लाई करेगा, अप्रोच करेगा, है ना। तो यही हो गया एसेट सिक्योरिटाइजेशन। फिर वो बैंक उसको सिक्योरिटी भी देगी। एंड दीज आर thousands of ram and there are thousands of ram who are getting a loan from the bank by keeping different type of mortgage। ठीक है ना, अब बहुत सारे राम है ना भाई लोन लेने वाले, तो बैंक इशूज अ लोन टू देम एंड क्रिएट्स अ पूल ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, the bank then sell these pool of mortgage to this SPV, special purpose vehicle, with the intention to convert these pool of mortgage into marketable securities। तो बैंक को भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना कि वो लोन दे रहा तो उसको रिटर्न मिल जाएगा, है ना। तो then credit rating agencies and investment banks come into the picture। Credit rating agencies give a rating to these securities, and investment banks provide liquidity support to the security, and such structured securities are issued in the market when investors subscribe to them। अब पार्टीज इन्वॉल्व इन एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, अब कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन में, तो पहले ऑरिजिनेटर, है ना, मीन्स द ऑरिजिनेटर इज द ओरिजिनल लेंडर। जो ओरिजिनल लेंडर होता है वो ऑरिजिनेटर हो गया, है ना, तो ये तो इंक्लूड होगा ही इसमें। फिर आपका ऑब्लिगेटर। ठीक है, ऑब्लिगेटर और बोरोवर बोल सकते हैं, है ना, जो मतलब लोन ले रहा है, जिसको लोन चाहिए, वो हो गया ऑब्लिगेटर। और बोरोवर्स हो गया, दी बोरोवर इज दी काउंटर पार्टी ऑफ होम दी ऑरिजिनेटर नीड्स द लोन। ठीक है, अब इशूवर हो गया, टिपिकली SPV is the set up by trust. The trust issues securities with the help of SPV and then investors subscribe to these securities। ठीक है, इशूअर भी होगा इसमें इंक्लूड होता है, फिर इन्वेस्टर्स भी होगा। इन्वेस्टर्स आर दी पर्सन्स हु सब्सक्राइब दी सिक्योरिटीज। ठीक है, जिसने सब्सक्राइब किया सिक्योरिटीज को वो सारे इन्वेस्टर्स हो गए, लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ना। तो फिर NBFC एंड म्यूचुअल फंड आर दी मेन इन्वेस्टर्स इन अ सिक्योरिटाइज्ड पेपर। तो ये सब क्या हो गया, ये मेन इन्वेस्टर्स हो जाते हैं ना सिक्योरिटाइज पेपर में। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट देखेंगे। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क वेयर ट्रेडर्स बाय एंड सेल करेंसीज। ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क होता है जहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो करेंसीज को बाय और सेल करते हैं ना, करेंसीज का एक्सचेंज होता है यहाँ।
It has no physical location and operates 24 hours as a day from 5 PM, ठीक है ना? तो पूरे 24 आवर्स ही आपका मतलब काम करता है ना? And 5 PM EST on Sunday until 4 PM and EST on Friday because currencies are in high demand. Okay, it is the largest and most liquid financial market in the world, है ना? सबसे largest और most liquid financial market होता है ये world का foreign exchange market, ठीक है? This global has two terms, two tiers बोल सकते हैं और terms बोल सकते हैं, ठीक है? इसका दो tiers और tiers बोलिए आप, तो होता है ये इंटरबैंक मार्केट और ओवर एंड काउंटर मार्केट, ठीक है? इंटरबैंक मार्केट हो गया, it's where the biggest banks exchange currencies with each other, even though it only has a few members. The trader are enormous, ठीक है? And over the counter market क्या हो गया? That is where companies and individual trade. OTC has become very popular since there are now many companies that offer online trading platforms. Okay. फिर हमारा the biggest geographic OTC trading center is in the United Kingdom, ठीक है? तो सबसे biggest geographic OTC trading center जो है वो कहाँ situated है? यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ठीक है? और फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अब इसका फंक्शंस देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, ठीक है? तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? तो इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज involved in the transaction. This function is performed through credit instruments like bills of foreign exchange, bank drafts and telephonic transfers, ठीक है? तो ये सारे का ये काम करता है इसमें, ट्रांसफर फंक्शन में ये सारा वर्क होता है. क्रेडिट फंक्शन में इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months are generally used for international payments, ठीक है? And credit is required for this period in order to enable the importer to take possession of goods, sell them and obtain money to pay off the bill. And the third है hedging function. When importers enter into the agreement to sell, when exporters and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date at the current prices and exchange rate, it is called hedging, ठीक है? जब भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो अग्रीमेंट रेडी करते हैं कोई भी गुड्स को सेल और बाय करने के लिए, है ना, कोई भी फ्यूचर डेट में ऐसा फिक्स करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम हेजिंग कहते हैं ना. The purpose of hedging is to avoid lesser that might be caused due to exchange rate variations in the future. Okay. अब है international financial markets and instruments. International financial markets consist of mainly international banking services and international money market. The banking services include the services such as trade financing, foreign exchange, foreign investment, hedging instruments such as forwards and operations, etc. All these banking services are provided by international banks. International money market includes the euro currency markets, euro credits, euro notes, euro commercial papers, etc. फिर foreign bonds. Foreign bonds are underwritten by the underwriters of the country where they are issued. If an Indian company issue bond in the New York and bond is dominated in US dollars, such bonds are called foreign bonds. Highly regulated bonds, ठीक है? ये सबसे highly regulated bonds होता है. फिर euro bonds हो गया हमारा. Euro bonds are dominated in currency other than the currency of the country where the bonds are issued. Euro bonds are free from rules and regulations. If an Indian company issue bond in New York and bond is dominated in yen currency, such bonds are called euro bonds. Here global bonds. First, it is issued in 1989 by World Bank. It is dominated in 7 country currency: Australian dollar, Canadian dollar, Japanese yen, Swedish krona, euro bonds that can be offered within the euro market and several other markets simultaneously. Unlike euro bonds, global bonds can be issued in the
some currency as the country of issuance. For example, a global bond could be both issued in the United States and denominated in US dollars. Fixed rate bonds. Interest rate is fixed known as कूपन रेट. ठीक है, इंटरेस्ट रेट में फिक्स होता है जिसको हम कूपन रेट के नाम से जानते हैं, एंड इट इज अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बॉन्ड. ठीक है, एंड फ्लोटिंग रेट नोट्स डज नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ interest quoted as a premium or discount to a reference rate. फिर है convertible bonds, convertible into equity shares, automatic convertibility into a specified number of shares. फिर है cocktail bonds, dominated in a mixture of currencies, represent a weighted average of 5 currencies. Investors get currency diversification risk. Okay. ADRs and GDRs. ADRs, American Depository Receipt. ADR is a negotiable certificate issued by a UK banks, denominated as in US dollar, representing securities of a foreign company trading in a United States stock market. ADRs are offered for sale to American investors. By way of ADR, the US investors can invest in non-US companies. Okay, the dividend is paid to the ADR holders is in US dollars. Okay, and ADRs are easily transferable. ADRs जो easily transferable होते हैं without any stamp dated. Okay, and the transfer of ADRs automatically transfer the number of shares underlying issued in United States domestic capital market, listed in American stock exchange such as NYSE or NASDAQ. नेगोशिएशन इन अमेरिका ओनली. ठीक है, इसका जो नेगोशिएशन है वो सिर्फ अमेरिका में ही होता है. अब GDRs क्या है, तो GDR और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज नेगोशिएबल instrument used to tap the financial markets of various countries with a single instrument. The receipts are issued by the depository bank in more than one country, representing a fixed number of shares in a foreign company. The holders of GDR can convert them into shares by surrendering the receipts to the bank. ठीक है, GDR होल्डर जो है वो अपने शेयर्स को मतलब वो इजीली अपने शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं GDRs को, है ना, करेंसीज को, बाय सरेंडरिंग दी रिसिप्ट्स टू द बैंक. ठीक है, जो बैंक में अपना जो रिसिप्ट्स है उसको सरेंडर करके. ओके, प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड FIBP, Foreign Investment Promotion Board, is taken by the company planning for the issue of GDR. Issued in European capital market, listed in non-US stock exchange such as London Stock Exchange or Luxembourg Stock Exchange. नेगोशिएशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, इसमें भी नेगोशिएशन जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, मतलब वर्ल्ड में सारी जगह पे होता है, सारे कंट्रीज में होता है. तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा ADRs एंड GDRs क्या है. तो आज यूनिट 4 हमारा यही कंप्लीट होता है. ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हो, प्रीवियस वीडियोस भी. ठीक है, मैंने कुछ पार्ट्स डिवाइड किए थे यूनिट 4 को, क्योंकि एक में कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, तो आपको सारी अच्छे से समझ में आ जाएंगी. और अगर आपको नोट्स बाय करना हो एज अ PDF तो आप मुझे कमेंट करो. और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टू दैट औरों को भी हेल्प मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 5 करूँगी. ओके, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स. और टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. टेक केयर.